वो चढ़ने ही वाला था उमंग, तभी करीम उसके कंधे पे हाथ रखता है, सुन उधर देख। तो जहाँ उन्होंने अपनी बोतल रखी थी उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ एक वाइट कलर की धोती पहनी हुई है। तो उसने फिर बोला कि लाइक आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ चला जा। वो फिर भी नहीं हिला। अब करीम शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा आ गया। वो चाकू था, वो लेके उस आदमी की तरफ उसको डराने के लिए उसको भागने लगा। तो जैसे ही उसकी तरफ भागा तो आगे 3 कदम ही उसने बढ़ाए होंगे, शायद 3-4 कदम। इतने में तो वो आदमी बिजली की फुर्ती से उसके सामने आया, तो गर्दन पकड़ी, हाँ तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी बेशुमार डिमांड पे ना, जिसके लिए आप कमेंट्स करते हो सबसे ज्यादा कि प्रिंस सर को बुलाओ, प्रिंस सर को बुलाओ, तो फाइनली हमने बुला लिया है सर को। सर स्वागत है आपका हमारे नए सेटअप पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त। सर बहुत देर कर देते हो आप आने में, ऐसे मत करा करो। हमें पता है आप बिजी हो, एग्जाम चल रहे हैं। प्लीज सर प्लीज। लेकिन बच्चों का क्या होगा जिनको आप पढ़ाते हो, फिर ये भी है। एक्चुअली क्या भाई, आपको तो पता ही है, अब सब कुछ अभी स्टार्ट किया चीज़ों में नया, तो फिर सेटअप करने में टाइम लग गया, तो सॉरी फॉर दैट। नहीं लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। बिल्कुल सर। आज के पॉडकास्ट के लिए तो हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं कि यार आज क्या है हमारे पास बात करने के लिए। और आई एम श्योर आप जो कंटेंट लेकर आए हो आज, वो हमारे रोंगटे खड़े करने वाला है और हमारी ऑडियंस के भी। ये तो पक्का है। आज की जो मतलब आपको मैं कुछ 1-2 स्टोरी सुनाने वाला। एक स्टोरी तो बहुत ही मतलब इंटेंस होने वाली है और थोड़ी अनबिलीवेबल भी हो सकती है कि मतलब ये चीज़ें पॉसिबल है क्या इस दुनिया के अंदर। तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ माइंड होती है, आउट ऑफ थॉट होती है कि यार ये कैसे हो गया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो कुछ इसी तरह का आज का एक किस्सा होने वाला है। बस ऐसा ही कुछ चाहिए होता है हमें आपसे और ऑडियंस को भी। आपको भी ऐसे परेशान करते हो कि जनता की आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं दे। हाँ मतलब प्यार है यार वो भाई जनता का, कि वो कमेंट पे करते हैं थोड़ा जल्दी स्टोरी डाल दो, जल्दी डाल दो, पर कई बार क्या कंस्ट्रेंट में फंस के वो हो जाता है। तो भाई बिना किसी देरी के चालू करते हैं। बिल्कुल भाई, चालू करते हैं। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है भाई पुरानी स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी, 1967-68 के आसपास की। वेस्ट बंगाल में ये सब हुआ था। जिस गांव में होता उस गांव का पहले नाम था हरिनारायणपुर, अब तो वो चेंज हो गया, उसका कुछ नाम और हो गया है। बंगाल में 24 परगना ऐसे कुछ करके जगह है, उन बहुत सारे गाँव, उनमें से एक गाँव के अंदर वो है। वहाँ पर आज भी एक मंदिर है काली माता का। तो वो मंदिर क्यों स्थापित हुआ था उस गाँव के अंदर, ये उसकी बैक स्टोरी है। तो ये एक्चुअली मेरे से एक सब्सक्राइबर ने शेयर की थी, और उनके मामा इसके जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पुजारी, सामने नहीं, जो वर्ड चला गया मेरे मुंह से, विटनेस, उन्होंने विटनेस की हुई प्रॉपर। उस टाइम पे उनकी एज शायद 15 साल के आसपास रही थी। तो उनके गांव में 2 लड़के थे, एक का नाम था करीम और एक का नाम था उमंग। तो ये दोनों दोस्त थे बढ़िया, और जो करीम था वो बहुत शैतान था, पूरे गांव को परेशान कर रखता था। और ये दोनों की जोड़ी थी, मतलब बिल्कुल हुड़दंगी थे दोनों के दोनों, किसी से लड़ जाना, भिड़ जाना, किसी की सुनना नहीं, डरते किसी से नहीं थे कि यमराज भी सामने आए तो डरते नहीं है, इस तरह का उनका दोनों का नेचर था। तो इनके गांव में क्या ताड़ी बनती थी, ताड़ी जानते हैं आप? हाँ, देसी दारू टाइप कुछ। नहीं, ताड़ी क्या होती है, ताड़ी खजूर का पेड़ जो होता है ना, तो खजूर के पेड़ के अंदर क्या करते हैं, रस बनता है मीठा। मतलब मैंने तो ट्राई नहीं की, पर जब मैंने बताया था लोगों को तो उन्होंने वो नशे वाली होती है, अल्कोहल होता है उसमें। तब तक मुझे नहीं पता था। मुझे बाद में बताया, जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बताया कि सर ताड़ी इज़ अल्कोहल। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि खजूर का जो पेड़ होता है उसमें आप ऐसे लकड़ी की कील ठोक देते हो ऊपर तने में ले जाके टॉप पर, और उसमें एक मटके लटका देते हो, तो बूंद बाय बूंद उसमें से वो रस निकलता रहता है। तो मीठा बहुत होता है और साथ में उसमें अल्कोहल होता है, तो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले तो गांव में इकट्ठा किए करते थे, और छोटे बड़े सभी पीते थे, ऐसा नहीं है कि वो था, वो क्वांटिटी को लिमिट करते थे। तो इनका जो गांव था, उस गांव में क्या है, अभी ये जनवरी के आसपास का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, और 3-4 दिन से ना गांव का जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो रखा था। मतलब 3 दिन से बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल काले, सूरज भी नहीं निकला दिन भर में। तो 3 दिन के बाद मौसम साफ़ हुआ, तो ये दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार पूरे गाँव में ना लोगों ने ताड़ियाँ बांध रखी, मतलब मटकियाँ लटका रखी है, हांडी बोलते थे उसको, हांडी लटका रखी है। तो अभी खुद तो लटकाते नहीं थे, तो दूसरों की हांडियाँ चोर के और उसमें से ताड़ी निकाल लेते थे। तो इनने प्लान बनाया कि अपन आज रात को चलते हैं और अपन ताड़ी लेकर आएंगे वहाँ से। तो बोला ठीक है चलते हैं। तो इनका प्लान हुआ, रात को करीबन 11 बजे के आसपास ही निकले। अब आप सोचो 68 में गाँव में रात वगैरह तो बिल्कुल अंधेरा, न बंदा न बंदे के साथ, बिल्कुल अंधेरा, खूब अंधेरा, सिर्फ चाँद निकला हुआ था, मौसम साफ़ हुआ था, तो चाँद की रोशनी थी। तो ये गांव से निकले, गांव से निकलकर एक नदी आती है बीच में, छोटी सी नदी थी, उस नदी को उन्होंने पार किया, और उसके उधर बहुत सारे खजूर के पेड़ थे।
तो उन सारे खजूर के पेड़ों में लोगों ने अलग अलग जगह पर वो हांडियाँ लटका रखी थी। तो ये लोग दोस्त पहुँचे, इन्होंने एक पेड़ से लटके उस पर एक हांडी लटकी हुई थी। तो उनके पास एक तो खुरपा टाइप का चाकू होता है बड़ा धारदार, वो था, कुछ काटना पीटना मतलब पेड़ के लिए तो वो था, और उनके पास अपनी 2 बॉटल्स थी, इसके अंदर वो ताड़ी भरने वाले थे अपनी। तो जो उमंग था पहले वो चढ़ा ऊपर, चढ़ के उसने उसमें हांडी में से एक बॉटल पूरी भर ली और फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद वो दूसरे पेड़ की तरफ गए। तो दूसरे पेड़ पर पहुंचकर अब की बार जो बारी वापस चढ़ता उमंग था, करीम जो था उसका चारों तरफ ध्यान रखता था। तो जैसे ही वो चढ़ने वाला था तो करीम ने उसके कंधे पे हाथ, अच्छा जैसे वो पेड़ पे पहुंचे, पेड़ पहुंचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अभी वाले से लेते हैं, और वो पैर उसने रखा तो एकदम से बहुत तेज़ हवा चली, और हवा चलने के साथ साथ उनको आई बदबू, जैसे एक साथ बहुत सारे मरे हुए जानवर सड़ रहे हों या लाशें सड़ रही हो। तो बहुत तेज़ बदबू आई एकदम से। तो आई तो उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर कुछ था नहीं, तो पता नहीं कैसे आ गई बदबू। ठीक है, वो चढ़ने वाला था उमंग, तभी करीम उसके कंधे पे हाथ रखता है, सुन उधर देख। तो जैसे उन्होंने उधर देखा तो जिस पेड़ के, वो जो एक पेड़ था ना, वहीं उन्होंने अपनी एक बॉटल रख दी थी कि अब दूसरी बॉटल भर के लाते हैं, फिर रास्ते में उठाते हुए चल लेंगे इसको। तो जहाँ उन्होंने अपनी बॉटल रखी थी उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ एक वाइट कलर की धोती पहनी हुई है। चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है और उसका सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा उनको अंधेरे की वजह से। तो करीम ने उसकी तरफ देखा, इसने उमंग ने भी देखा, तो उसने पूछा ये कौन है? बोले पता नहीं यार कौन है, और ये अपनी बॉटल के पास खड़ा है, अपनी बॉटल चुरा के ले जाएगा। तो उनको ये नहीं था कि कुछ है, वो तो चोर है, वो मेरी बॉटल ले जाएगा। तो उसने बोला ओए कौन है तू? तो आदमी बिल्कुल स्टिल, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, जैसा था वैसा का स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, बिल्कुल पतला सा था, कोई ज़्यादा वैसे भी नहीं था। कोई जवाब नहीं आया। तो उसने बोला तो जो भी है यहाँ से चला जा, वरना तेरी हालत ख़राब कर देंगे। रिप्लाई। तो उमंग बोलता छोड़ना यार, होगा कोई। बोला होगा कौन, क्या है, अपनी बॉटल पड़ी हुई है, वो ले गया। तो उसने फिर बोला कि लाइक आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो मूवमेंट। अब करीम शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने वो गाली दी, और गाली दे के बोलता है कि फिर से बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं गया ना तो को यहीं काट दूंगा। वो फिर भी नहीं हिला। तो इस बार उसको गुस्सा आ गया, वो अपना जो वो चाकू था वो लेके उस आदमी की तरफ उसको डराने के लिए उसको भागने लगा। तो जैसे ही उसकी तरफ भागा, पीछे उमंग पेड़ के पास ही खड़ा था, तो आगे 3 कदम ही उसने बढ़ाए होंगे, शायद 3-4 कदम, इतने में तो वो आदमी बिजली की फुर्ती से उसके सामने आया, उसकी गर्दन पकड़ी खड़ाक से, और धड़ाक, आउट, मर गया मतलब। एग्जैक्टली यूँ घुमा दी पूरी गर्दन, सीधा ज़मीन पे गिरा, 2-4 बार हाथ पैर मारे, शांत। और उधर वो उमंग वो फ्रीज हो गया। वो आदमी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसको उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वाइट बाल, सफ़ेद धोती, हाथ धुच रहे मेरे। तो सीधा इतना करते ही अब वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, वो मतलब होता ना, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो आपकी, हुआ क्या एकदम से मेरे साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। जब से अपने सेंसेस में आया, उसने आओ देखा ना ताओ, उस आदमी की तरफ एक बार देखा, और जैसे उसने वो देखा ना, तो उसने एकदम बहुत तेज़ से वो आदमी हंसा, हा ऐसे करके, मतलब कोई इंसान नहीं हंस सकता, इस तरह की उसकी हंसी थी। वो हंसते हुए तो आओ देखा था, वो मुंडी घुमा के भाग गया, और तब तक भागता रहा जब तक अपने घर पे आके नहीं पहुंचा। घर आके उसने गेट वेट बजाया, तो उसकी हालत देखकर तो क्या हुआ, तो बोलता है वो करीम मर गया। तो ये दोनों पड़ोसी थे, तो उसने बोला करीम मर गया। बोले कहाँ मर गया? बोले वहाँ पर। तो सब लोग उनको जगाया, सारे गांव वाले उठ के वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँच के जो उन्होंने सीन देखा कि वहाँ पर करीम की बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी। और उस डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस डेड बॉडी में से उसको देख बिल्कुल सूख चुकी थी वो पत्ते की तरह, ऐसा लग रहा था कि सारा खून किसी ने चूस लिया, वो सफ़ेद हो गई थी, और बिल्कुल हड्डियाँ बची हुई, ऐसा मान लो स्किन और हड्डियाँ जो बच जाती है ना, कि आपका सारा पानी खींच लिया किसी ने पूरा, तो उस तरह की उसकी बॉडी की हालत हो गई थी। उसको देखते उसकी करीम की मम्मी बहुत तेज़ रोने लग गई। उसकी, अच्छा करीम की फैमिली, उसके फादर थे और उसकी एक सिस्टर थी और मदर, 4 लोग थे टोटल फैमिली के। बहुत बुरा हाल, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है। और इधर से उमंग से पूछा कि क्या हुआ ये सब, तो उसने बताया कि ऐसे एक आदमी दिखा, और उसके बाद उसने उसको मार दिया, और पता नहीं वो आदमी कहाँ पर है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कर भी क्या सकता है। तो फिर उसकी बॉडी को लेकर आए, अगले दिन उसका जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो किए गए, उसको दफनाया गया। आप सोचो, जिस बंदे ने सब लाइव देखा है उसकी हालत, तो वो तो ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पा रहा था। तो समझ में आता है कि एक दिन के अंदर अंदर ये क्या हो गया। उधर से उसकी पूरी फैमिली की हालत ख़राब। फिर उमंग को तो इसके घर में गया ये, तो उसके घर ने बहुत संभाला,
लेकिन अब जैसे रात को उमंग सोते उसको वो आदमी का चेहरा दिखाई दिया और उसको अपने कमरे में वही स्मेल से आने लग गई। मतलब वो जो स्मेल उस दिन आई थी ना रात को, तो उसको स्मेल आने लग गई। पूरी पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था, कि जैसे आंख बंद करा तो उसको आदमी दिखता, खोलता तो कोई नहीं दिख रहा था। तो पूरी रात वो जागा। फिर अगले दिन सुबह उठा, अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है तेरे सामने ये सब हुआ है, तो 1-2 दिन ये रहेगा बेटा, तो अपना ध्यान रख। नेक्स्ट डे मतलब रात हुई वापस से, सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास गांव में हल्ला मच गया। तो एक किसान भागता और उसने बोला कि उमर गया। तो सब लोग बोले कौन मर गया? तो बोले वहाँ चलो नदी के किनारे पेड़ पर। तो सब लोग इकट्ठे होकर भागते हो गए नदी के पेड़ के किनारे। तो वहाँ पर एक लाश लटकी हुई थी, एक लड़की की। तो सब लोग पहुँचे पास में, तो फिर से उन्होंने देखा तो उस लड़की की लाश भी बिल्कुल जैसे करीम की बॉडी में से उसका भी पूरा खून चूसा हुआ है। और वो लड़की कौन? करीम की बहन। अरे एक दिन में एक ही फैमिली के 2 बच्चे, माँ की हालत फूट फूट के रो। लेकिन अगर कोई शांत था तो था करीम का बाप। वो बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था, वो रो भी नहीं रहा था इवन। अच्छा, करीम का जो बाप था उसके बारे में गांव में ये था कि वो बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी था। कई बार लोगों ने उसको देखा था कि रात को वो गांव से निकलता था और सुबह से पहले वापस नहीं आता था। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन किसी ने गलती से उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जाता है, तो वो उससे मतलब मारने को उतारू देता था। तो कोई ज़्यादा उससे बोलचाल था नहीं किसी लोगों का। पर सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके 2 जवान बच्चों की मौत हो गई, लेकिन एक आंसू आँख से उसका नहीं निकला है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर से उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। सब कुछ एक उसकी माँ का तो मतलब घर से ही सब कुछ ही उजड़ गया था। फिर 2 दिन गुजरे, इधर उज्ज्वल की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, मतलब उसकी वीकनेस आना। बट उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस वो ठीक से सो नहीं पाता था। आंख बंद करते उसको वो आदमी दिखता था, इससे उसके साथ कुछ भी नहीं होता था। हाँ, उसके रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, नहाना धोना उसने बिल्कुल बंद सा ही कर दिया था। फिर 2 दिन गुजरे, फिर से वापस से गाँव में हो हल्ला मचा, एक और मौत हो गई। कहाँ है? तो बताया कि गाँव का एक खेत है, उस खेत में ऐसे एक लाश ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, उल्टी, उसके 2 पैर बिल्कुल सूखे हुए बाहर निकले हुए। अरे पूरे गांव में खबर की तरह, लाख की तरह खबर फैल गई। सारे गांव वाले पहुंचे, जाके देखा तो सेम हुई। फिर से किसी ने उसका खून चूस लिया और 2 सिर्फ टांगे हैं। निकाला गया बाहर। गेस व्हाट? की माँ करीम की। एक फैमिली के 3 मेंबर 4 से 5 दिन के अंदर ख़त्म, और चारों की। अब गांव में ये समझ में आया कि एक ही फैमिली टारगेट हो रही है। और बाप इस बार भी चुप था? हाँ, वो तो बिल्कुल शांत। लोग ये मान ले कि उसको सदमा लग गया, जो भी हो गया। लेकिन गांव में ये बच गया कि कौन आ गया भाई, गांव के अंदर कोई जानवर आ गया है, क्या है, कोई सीरियल किलर मतलब इंसान है, कोई ऐसा कर रहा है गांव में से, कोई कर रहा है, दूसरे गांव कोई आदमी है, लुटेरे हैं, क्या नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाप पे तो शक हो रहा होगा लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा, ना कुछ कर रहा। बिल्कुल शक तो हो ही रहा था। शक के ग्राम सबसे बड़ा वही था कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हो सकता है वो बलि दे रहा हो या कुछ कर रहा हो क्योंकि जो रात को निकलता था फिर वो सुबह ही आता था। तो इतना तो लोग भी समझते हैं कि रात को पूरी रात गायब है, अगर गांव से बाहर कहीं जा रहा तो किसी न किसी काम से ऐसी कुछ चीज़ें वो कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी वो करता होगा। बट हिम्मत किसी की नहीं थी ना, कोई सबूत किसी के पास भी नहीं था। तो अब ये था कि चलो ठीक है, अब जो हो गया उसको भी दफनाया गया, वो किया गया। और सेम रात को मतलब सिर्फ करीम के जो फादर थे वही बचे थे उस घर के अंदर। तो सेम रात को करीम के घर में लगती है आग, और आग लग के पूरा घर जल गया। तो अब जो घर था वो ऐसा था कि उसके पड़ोस में, गांव में कैसे घर होते हैं, सब जुड़े जुड़े घर होते हैं आपस में, कच्चे भी होते हैं। अगर आग लगती, किसी ने लगाई होती, तो एक घर में आग लगी तो उसकी कालिक है कुछ ना कुछ तो दूसरे घर पहुंचती। वैसे तक बिल्कुल आपने टारगेट करके प्लान करके सिर्फ एक घर को जलाया है। और ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले मतलब ऐसा नहीं कि उसमें करीम के फादर की डेथ हुई थी, वो जिस दिन उसको दफनाया गया था उसी दिन वो गांव से चला गया, गायब हो गया, भाग गया वो, छोड़ छाड़ के सब कुछ। और उसी रात वो घर उसका जल गया उसके जाने के बाद। तो ऐसा नहीं कि उस घर में वो जल के मर गया था, वो गायब हो गया था, वो चला गया था घर, गांव छोड़कर। अब ठीक है, ये सब चल रहा था। अब क्या है ना, उसके जाने के बाद ये तो ख़त्म हुआ है। फिर 3-4 दिन गुजरे और फिर से गांव में एक और डेथ, अब किसी और की, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम, कि वही किसी ने मारा
और पूरा का पूरा खून चूस के और गायब। तो गांव में दहशत हो गई, भैया है क्या है, कुछ पता किया जाए, कुछ वो किया जाए। अब क्या होता है ना, आप किसी भी गांव में रह रहे हो तो नॉर्मल जब होता है तब ठीक है, फिर एक और अगला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ गांव के सरपंच के घर में। उनका एक छोटा बच्चा था, वो शाम को खेलने निकला था बाहर, वो वापस नहीं आया। पूरे गांव में उसको ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिला पूरी रात। अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। उसने कपड़े को निचोड़ते हैं सुखो के, बिल्कुल ऐसे उसकी बॉडी निचोड़ी हुई, ना खून ना पानी बॉडी। अब जब ये हुआ तो गांव में लगा कि ऐसा तो एक एक करके पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा। या तो गांव में कोई हत्यारा घूम रहा है, या कोई ऐसी शक्ति है, पिशाच है, जो भी है, वो गांव को ख़त्म करने पर उतारू हो चुका है। क्योंकि सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर इतनी सारी मौतें होना, और सबका एक ही तरीका। तो अब सब ढूंढना शुरू किया, सब ने अपने लिंक्स बनाना शुरू किए, कैसे क्या किया जाए, पता कैसे किया जाए। इधर जो उमंग था उसके साथ अब इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। जहाँ उसको पहले सिर्फ स्मेल आती थी, आँख बंद करने पर आदमी दिखता था, उसको परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई थी अपने आसपास। शरीर की उसकी हालत नहीं थी कि वो उठे, मतलब उठ नहीं पाता था। उसके मम्मी पापा उसको बेड पे ही कपड़ा लगा के यहाँ पर खाना खिला के चले जाते थे। तो एक रात की बात है, वो सोया हुआ था उमंग, अचानक से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उस घर वाले सब पहुँच जाते हैं। वो भी बेड पे से गिर के और सरकता सरकता आंगन में पहुँचता, देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसकी माँ को होश में लाते हैं, तो होश में लाते हुए बहुत तेज़ से रोने लग जाती है, और उसके उमंग के फादर से बोलती है कि हमारे बच्चे को बचा लो, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? वो तो देखो हो रहा तुम्हारे सामने। तो बोलती है अभी वो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बोलती तुमने देखा क्या? तो उसको एक विजन आया था, इल्यूजन बोल लो आप। तो वो अंदर आई थी खाना लेकर, तो सामने उमंग पड़ा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, और जो उनको दिखा हुआ था कि उसका आधा शरीर सड़ गया है और उसमें कीड़े घूम रहे हैं। ये उनको विजन आया था। उस विजन को देख के वो बहुत तेज़ चल रही थी और बेहोश हो गई थी। तो अब जब उन्होंने बोला तो उनके पिताजी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही किसी से बात करता हूँ। तो वो पहुँचे कोलकाता, उन्होंने पता वता किया किसी से, और कोलकाता के पास में तारापीठ मंदिर पे गए। बेसिकली वो तारापीठ में उनको एक आचार्य मिले, इनका नाम था काली कृष्ण आचार्य। तो ये जो आचार्य थे, ये इनकी एज हो गई हुई करीबन 60 के आसपास, 65 साल के आसपास की। इन्होंने बचपन से लेकर इस उम्र तक ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया हुआ। सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त, मतलब जैसा उनके बारे में बताया जाता था कि शमशान सिद्धि, काली सिद्धि, काली मतलब काली माता की सिद्धि जो भी है, और उसके अलावा जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं। लोग बोला करते थे कि जब वो रात के टाइम साधना करने बैठते थे तो उनके आसपास 2 बड़े बड़े काले कुत्ते घुमा करते थे, और दिन में वो कुत्ते किसी को भी नहीं दिखते थे। होते नहीं थे पूरे आश्रम में, कहीं पर भी नहीं थे, लेकिन रात को जब भी वो साधना करने बैठते थे कोई भी उनके आसपास नहीं आ सकता था, क्योंकि उनकी साधना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो वो जो भी थे वो उनके एक काइंड ऑफ बॉडीगार्ड्स थे। तो उनके पिताजी पहुँचे उनके पास, पहुँच कर उन्होंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है और गांव में ये सब हो गया है। तो उनकी बात सुनते वो तुरंत तेरह बोले चलो तुम्हारे गांव। और गांव पहुँच के जिनके पापा थे, इसके लड़के के उमंग के, तो उमंग के पास जाते हैं और रात को करीबन 11 बजे के आसपास से बोलते हैं बेटा आज ना गाँव के अंदर एक यात्रा निकलने वाली है, बहुत पूरा गांव उसके अंदर आएगा, बढ़िया बहुत मज़ा आएगा। तो कितने दिनों से बिस्तरों पे पड़ा हुआ है, तो चल तू भी, तेरा भी मनोरंजन हो जाएगा। तो बोलता है बापूजी मेरे तो दम ही नहीं है, मैं तो हिल नहीं सकता बिस्तर से, मैं कैसे चलूँगा? बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे ले चलूँगा अपने कंधे के सहारे, तू चल। तो बोलता ठीक है चलता हूँ। तो उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रख के मतलब हाथ से, और धीरे धीरे चलवा के उसको लेकर गए, और गाँव का जो शमशान था वहाँ लेकर गए। वहाँ देखा सुन तो काहे की यात्रा, वहाँ पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हो रखा है, बीच में शमशान में आग जल रही है, और वहाँ पर एक साधु पुरुष बैठे हुए हैं, अलग ही जो लेवल का उनका तेज आ रहा है उनके चेहरे से। तो जाके वहाँ पे खड़ा, उसको बीच में ले गया हवन के पास में, सबसे बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया। पूरा गाँव उसको देख रहा है, वो देख रहा है मुझे सब ऐसा क्यों देख रहे हैं। वो पहुँच के खड़ा ही हुआ था तो गुरुजी ने बोला कि इसको छोड़ दो। तो वो लड़का जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जैसे उसके पिताजी ने कंधे से हटा, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है। जो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जो उठ नहीं पाता था, वो खड़ा हुआ है। वो खड़ा रहा, और जैसे उसके पापा हटे, उसके सामने जो मीट होता है बकरे का, बड़े सारे 2 टुकड़े बड़े बड़े लाके उसके सामने रख दिए। और जैसे वो सामने रखे और उसकी नाक में उस मीट की खुशबू आने लगी, उसको एक अजीब सा वो आना शुरू हो गया, उसकी बॉडी के अंदर अलग से सेंसेशंस। तो पता नहीं क्यों उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद उसने क्या किया, वो दोनों एक एक करके वो टुकड़ा उठाया, और छोटा बच्चा बॉटल से दूध पीता है ना, ऐसे उसका सारा खून चूस गया, उस मांस का जो भी एक्स्ट्रैक्ट था सारा का सारा पूरे गांव के सामने। और पूरा का पूरा गांव
मतलब सन। तो अब सबको लग रहा था कि जो डेथ्स हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो ये कर रहा है, ये लड़का। अब भाई साहब जैसे वो ख़त्म हुआ तो गुरुजी ने उसको बोला बैठ जाए यहाँ पे। तो वो बैठा। बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि अभी तो बता कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं तो पाताल लोक में सो रहा था और मुझे तो जगा के बुलाया गया है। तो पूछा किसने बुलाया तेरे को। बोलो वो जो लड़का था ना इसका दोस्त, उसके बाप ने। बोले उसने मेरे को जगाया, उसने सिद्धि विद्धि करी, कुछ काला जादू करता था वो। उसने मेरे को बुलाया और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, तो उसने मेरे से काम करवाता था वो अलग अलग। लेकिन एक बार उसने एक गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। तो बोले क्या गलती हुई। बोले उससे जो भी गलती हुई ना तो वो ये था कि मैं उसको मार दूंगा। तो जब मैंने उसे बोला तो उसने क्या कहा कि तू मुझे छोड़ दे, बाकी मेरा गांव मेरा परिवार सबको ले। तो उसकी डील हुई इससे कि मैं बच जाऊं और बाकी तेरे को जो है पूरा गांव तेरा है। तो बोला मैं तो अपनी भूख मिटाने आया हूँ और जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो अभी सब सुन के सारा गांव शौक था कि। और फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को भी कह रहा हूँ कि तू जहाँ आया वहाँ वापस चला जा। तो उसने बोला कि ऐसा भी नहीं हो सकता। वो इतना कहकर वो गुरुजी के ऊपर दांत दिखा के गुस्से से झपटने लगा। जैसे झपटने लगा मतलब अचानक से कहीं से वही दोनों कुत्ते वो एकदम सामने आए खड़े हो गए। उनको पूरे गांव को कुत्ते दिख रहे थे जैसा कि उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया है। वो कुत्तों को देखते वो पीछे हट गए एकदम से। बोले इनको हटाओ इनको हटाओ। तो वो डर रहा था उनसे। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हटेंगे, अब तू बता तू जाएगा या नहीं जाएगा। तो बोलते नहीं मैं चला जाऊँगा, आप सबसे पहले इनको हटा दो, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने फिर उन दोनों कुत्तों को एकदम से कुछ आदेश दिया और एकदम से उनके पीछे गए और वापस से गई गायब हो गए। अब उन्होंने बैठा उससे बात की, बोल क्या चाहता है अब तू। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन मेरी भूख मिटा दो। तो बोले भूख मिटा दो मतलब। बोले आप तो वो नदी जो है ना गांव के बाहर, वहाँ पर 5-6 बकरे बांध दो और मैं अपना भूख मिटा के अपने आप चला जाऊँगा, फिर मैं नहीं आऊँगा दोबारा। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मुझे फिर से कोई ना कोई बुलाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और बुलाएगा, कहीं और नहीं तो कहीं और बुलाएगा, क्योंकि तुम इंसानों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, वरना मेरा क्या मतलब था यहाँ पे आने का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो अभी जहाँ आया वहाँ पे जा, इस गांव को छोड़ दे। तो जैसा उससे कहा गया, इतना बोलते वो बेहोश हो गया लड़का। फिर जैसा उसको कहा गया था गांव के बाहर ऐसे वो जानवर बांध दिए गए और सुबह जाके जब लोगों ने देखा तो सबकी डेड बॉडी थी सूखी हुई, जैसे कि जैसे वो खून पी पुआ के वो उनका जहाँ उसको जाना था चला गया। वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया किसी को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने वो जहाँ पर वो बकरे बांधे थे वहीं पर गुरुजी ने बोला कि अब यहाँ पे काली माता का मंदिर बनाया जाएगा ताकि दोबारा कभी ये ऐसी कोई और शक्ति प्रकट ना हो पाए, आ ना पाए। उसके बाद गांव में दोबारा बस कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ उससे लेकर तब तक। और आज भी वो काली मंदिर वहीं पर है गांव में। हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब वो उस गांव के अंदर जाके उस मंदिर पे मत्था ज़रूर टेकते हैं। तो ये उस गांव की हिस्ट्री रही है और वो जो मंदिर है उसका वजूद यही, उसकी बैक स्टोरी यही है। और आज भी पूरे गाँव के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और गाँव की जो हिस्ट्री बन गई कि उसकी रक्षा के लिए वो मंदिर होना वहाँ पर ज़रूरी है। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पर एक इंसान ने मतलब अपने फ़ायदे के लिए मतलब इतने सारे लोगों को छोड़ दिया कि सबको मार लो पर मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसका भी पर्पज़ था ना, उसको जो करना था वो पूरा नहीं हुआ था और इसलिए वो चुपचाप गांव छोड़ के भाग गया। उसे घर में आग कैसे लगी कोई नहीं पता, खुद ने लगाई या उस पिशाच ने लगाई, लेकिन फाइनली जो वो लड़का था उमंग वो बिल्कुल ठीक हुआ और लाइफ में दोबारा कभी उसको वो इंसान भी नहीं दिखाई दिया। बाप रे सर, बताओ ये कैसा आदमी है। ये आजकल बहुत हो रहा है सर, जल्दी अमीर आजकल भी हो रहा है ये तो सभी जगह है, ये तो इंसान की फितरत है ना। शॉर्टकट तो हर किसी को चाहिए, मेहनत कौन करना चाहता है। सबको लगता है कि यूँ करें और बड़े हो जाएं, और फिर एम्बिशंस बहुत होते हैं लेकिन एफर्ट्स कम होते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लस सर आजकल इंफॉर्मेशन भी ऐसी आ गई ना, 7 दिन में ये सिद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप कोई भी काम करा लो उनसे, 21 दिन में ये मंत्र बोलो, हर चीज़ इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है। वो हो ही नहीं सकता भाई। 21 दिन में आप
कुछ नहीं साथ सकते। फिर भी उसका काम पूरा नहीं हो पाया, नहीं, उसके परिवार के लोग चले गए, मर गए, और वो फिर भी वो एनीवेज कुछ कर नहीं जिंदगी गुजारते तब भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाते। वो और उस बंदे कोई ट्रेस ही नहीं निकला। वो कहाँ है, वो मरा जिंदा कोई पता नहीं उसका, दोबारा कभी वो कहीं नहीं मिला किसी को। और उस टाइम आप देखो ना, आप 70s की बात करो, कौन ढूंढने जाएगा। हो सकता है बहुत अमीर हो गया हो और मौज ले लिया हो और पीढ़ी उसकी मौज ले रही हो। बिल्कुल है, कुत्ती नस्ल का आदमी है बड़ा। सोचा नहीं उसने एक बार। पूरा गांव निपटारा कह रहा, गांव को देख लो, मुझे जोड़ दो। तो वो तो एक गांव थोड़ी निपटाता उसके बाद, हाँ। तो एक खत्म होता तो दूसरा, दूसरा खत्म होता तो तीसरा। सही बात है। अगर सही टाइम पे उसका वो इलाज नहीं करते तो रुकने वाला थोड़ी ना था। तो ये तो रहते, और शायद और मान लो ऐसा हो जाता, ये सब नहीं होता, तो फिर वो जगह आज तक भी उतनी हॉन्टेड होती है। हाँ। तो कोई गांव में रहता ही नहीं, तो ये क्या होता है ना, फिर ये एनर्जी वहीं रहने लग जाती है। तो वही जो फिर होता है कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर फिर वो एनर्जी से आप आराम से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और ऐसे से तो क्या इंटरेक्ट कर पाओगे। हाँ सही में सर, वो तो गर्दन मोड़ दे। लस्सी बना के खून वून चूस के अपना। ये तो पहली बार पकड़ने सुना है। भी नहीं आएगा साला, Blood इतनी shake, तेज blood भक्ति shake। आता है। पपाया शेक, मैंगो शेक की तरह ब्लड शेक भी था। सर नेक्स्ट स्टोरी क्या है अपने पास? देखो एक और स्टोरी है, आई थिंक ये वाली आप लोगों को पसंद तो आई होगी। हाँ सर, ये वाली तो बहुत तगड़ी थी। तो ऐसी एक और स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी बिल्कुल इससे जस्ट अपोजिट साइड है। अभी आपने एक नेगेटिव साइड देखा कि क्या क्या हो सकता है। अब कई बार कई लोगों की लाइफ में ऐसे हॉरिबल इंसिडेंट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद आप एक बिल्कुल फ्लिप साइड देखोगे इस वाली स्टोरी के अंदर, जहाँ पर एक कैरेक्टर दोस्ती का एक बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा। ये मतलब ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरीज़ में से एक है, और ये किसी का रियल एक्सपीरियंस है जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई ही इनकी फैमिली रहा करती थी। बंदे का नाम था गौरव। तो ये इनका विलेज था कर्नाटका में, जो नेटिव विलेज होता है। तो जब ये शायद करीबन 4-5 साल का था, तब ये, क्योंकि उससे तो बच्चे को ध्यान रहता नहीं है, तो ये अपने दादा दादी के घर पे गया हुआ था। तो इनकी जो दादा दादी थे वो वहाँ पे एक बड़ा मंदिर का टेम्पल था, मतलब मंदिर था, तो शिवा टेम्पल, उसके ट्रस्टी थे वो। तो उनका घर जो था वो मंदिर में ही था, मतलब पूरा जो एरिया होता है तो मंदिर और घर एक ही जगह पर था, और गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ करने आया करते थे। तो जब ये पहुंचा तो वहाँ पर इसके साथ, इसकी एज का कोई था नहीं कि इसके साथ ही खेल पाए, तो घर में बैठा बैठा बोर होता रहता था। तो एक दिन इनके पड़ोस 1-2 ब्लॉक छोड़कर एक फैमिली रहती थी, तो वो फैमिली आई पूजा करने। तो उनकी एक बेटी थी, तो जो ऑलमोस्ट इसी की एज की थी, 4-5 साल की। तो ये देखा कि सेम एज की, तो उससे खेलने के लिए गया था, पर उसने उससे इंटरेक्ट नहीं किया, वो अपनी मम्मी के पास जाके छुप गई। तो फिर वो आके बैठ गया। फिर उसने अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को तो वापस मुंबई ले चलो, यहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला है नहीं, मैं तो बड़ा बोर होता रहता हूँ। अच्छा, ये बातें हैं मान लो वापस से 87-86 के टाइम की, जब तक आज तक के सब जुगाड़ नहीं होते थे टाइम पास करने के, है ना। आजकल तो कोई बच्चा बोर ही नहीं हो सकता। आजकल क्या होता है, मेरी जो छोटी वाली बेटी ना, वो रात भर सोती नहीं, तो रील देखती रहती है। अच्छा, क्या ही करे उनका। बच्चे भी रील देख रहे हैं। अरे बच्चे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चुप कराने का नया तरीका मिल चुका है पेरेंट्स को भी। चलो अगर कोई रो रहा है तो फिर इसमें लोग बोलेंगे कि क्रिटिसाइज करते हैं, बट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के ना इतना घुस गई ना, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कब तक कंट्रोल कर लोगे? आपको सुबह काम करना है ना, अभी आपके उस फेज में नहीं हो ना, इसलिए बीन देयर डन दैट वाली बात करोगे ना, बेटा करो, तुम शादी करो, बच्चे करो। तो वो रहता है। तो ऐसे खैर उस टाइम पे नहीं था, तो वो बेचारा बोर रहा था, बच्चा खेलने वाला ही नहीं कोई साथ में। तो उसके पापा उसको लेकर गए उस लड़की के यहाँ। अब आप जानते हो उस टाइम पे गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता था, तो उनकी कास्ट तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनके दादाजी बोलते हैं कि यार तू ऐसे वहाँ पे मत लेके जाओ उसको। बोलते अरे पापा कुछ नहीं होता, क्या सब मचा के रखा आप लोगों ने। तो वो छोड़ के आता है, उसकी फैमिली से बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा है ये, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, तो इसके साथ खेल लेगा, सेम एज के दोनों बच्चे। तो बोला हाँ बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। तो ऐसे वो पापा भी वहीं रहे उसके, 2-3 घंटे में दोनों बच्चे फेमिलियर हो गए और वो साथ साथ खेलने लग गए। तो धीरे धीरे वो 10 दिन तक वहाँ पर रहे, तो रोज़ वो उसी के साथ खेलता था। तो उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये मान लो बचपन के वो दोस्त बन गए। अब हर साल वो आता, जब भी साल में 2 से 3 बार उनके चक्कर लगते थे, तो हर बार वो आके और पवित्रा के साथ खेला करता था। तो ऐसे धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। अब ये पहुँचा 10th क्लास में, तो बोर्ड्स की वजह से फिर ये गया नहीं अपने वहाँ पर। फिर 11th क्लास में शायद इसने साइंस वगैरह की स्ट्रीम ले ली थी, तो फिर से पढ़ाई का लोड, और इस तरह से बस ये अब कभी कभी लैंडलाइन फ़ोन पे बात किया करते, कि बड़े हो गए थे, 96 के आसपास की बात है। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स होते थे, पर उनको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तब नए नए आए थे। नए नए आए थे, मुझे याद है अच्छे से। उस टाइम लैंडलाइन पे लाइन लगती थी, और कैसे किसी मोहल्ले में किसी एक के यहाँ फ़ोन होता था,
और कोई दूर से आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया तो वो आके बताते कि भाई आपका फ़ोन आया, तब आप जाते थे और फिर वो बात होती थी। ऐसा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। तो कभी कभी उनकी लैंडलाइन पे बात होती थी। तो एक बार लास्ट उनकी बात हुई थी 11th क्लास में, जब वो था, उसमें इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था और उसने बताया ठीक है आजकल मुझे फ़ोन मत करना। तो वो भी बंदा अपने ईगो पे ले गया और उसने भी कभी उसको दोबारा फ़ोन नहीं किया। 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ गाँव, अब मैं पवित्रा से वहीं चल के बात कर लूँगा जो भी है डिस्कशन। तो वो वहाँ पहुँचता है, पहुँच के पहले अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद बैग वैग रख के सीधा दादी दादा से मिलकर सीधा वो पहुँच जाता है पवित्रा के घर की तरफ। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है उनका जो घर था वो तो खंडर बन चुका था, मतलब कोई रहता नहीं है उसके अंदर। उसके आसपास के 1-2 घर जो वो भी खाली थे। तो समझ में नहीं आता, तो अपने दोस्तों के पास जाता है जो 1-2 गाँव के बच्चे और थे, उनसे पूछते कि यार ये पवित्रा कहाँ गई। तो बोलते कि यार वो तो बहुत टाइम पहले ही चली गई यहाँ से, वो और उसकी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट हो गए। तो बोले बेंगलोर में कहाँ? बोले यार हमको नहीं पता। फिर वो अपने घर आ गया वापस। वो सोचता रहा कैसे कैसे हो सकता है, और अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझे वापस फ़ोन कर लेना चाहिए था। तो मैंने 2 साल से कुछ बात करने की कोशिश ही नहीं की। फिर वो अपनी दादी के पास गया, तो दादी से पूछता है कि दादी ये कहाँ गई। तो बोलते बेटा वो तो बाहर चले गए यहाँ से छोड़ छाड़ के, तेरे को नहीं पता क्या? तो बोलते नहीं। बोलते तेरी बात भी नहीं कभी? बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, छोड़, चले गए तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसने बहुत कोशिश की बेंगलोर का एड्रेस मिल जाए, कुछ पता चल जाए, और कोई कुछ बताते नहीं था, सबका यही था। फिर एक दिन वो इनका जो मंदिर था उसी मंदिर में बैठा हुआ था। तो मंदिर में एक पुजारी थे, तो जब वो छोटा था तब से उनसे बातचीत करता था। वो इसको सिखाया करते थे पूजा पाठ करना, अलग अलग चीज़ें। तो वो पूजा कर रहे थे, उसको बैठा हुआ उनका वेट किया। वो पूजा ख़त्म करके बाहर आए मंदिर के बाहर, एक मंदिर के अंदर एक पट्टी बनी थी, वहाँ बैठ गए दोनों। और उसने पूछा उनसे पुजारी जी से कि पुजारी जी एक बात बताओ, ये पवित्रा कहाँ गई? मतलब इसका आपको पता है कि बेंगलोर में कहाँ रह रही हैं? तो पुजारी जी एक बार तो चुप हो गए, फिर बोले देख बेटा, क्योंकि बचपन से तू पवित्रा के साथ खेला है, मैंने तुम दोनों बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पवित्रा और उसकी फैमिली की तो डेथ हो गई है। तो बोलता डेथ हो गई है? बोले हाँ, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि वो तो बेंगलोर रहती है। तो बोले वो तो तेरे दादा दादी उन्होंने सबको बोल रखा है कि जब भी वो आएगा तो उसको ये नहीं बोलना है कि उसके साथ कुछ हो गया है, क्योंकि उसका बहुत अटैचमेंट था उससे, तो इसलिए तेरे को सब ये बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो बोलता है मुझे बताओ क्या सच्चाई है। उन्होंने बताया कि जब वो बड़ी हुई तो जब तुमने तो आना बंद कर दिया, 2-3 साल तुम नहीं आए थे, तो यहाँ पे क्या है कुछ लोग, अब जहाँ भी वो रहते थे तो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, लड़के थे उनके, तो वो उसको टीज़ किया करते थे। रास्ते चल रही है तो गलत जगह पर टच करना, इस तरह से छेड़ना उसको, उनकी गंदी नज़र थी उसके ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि वो रात के टाइम पे आ रही थी तो उसको उन्होंने छेड़ा, तो उन्होंने क्या कि पुलिस कंप्लेन कर दी। तो पुलिस कंप्लेन कर दी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट की उनके अगेंस्ट। 2 दिन तक उनको जेल में रखा, लेकिन कोई एविडेंस था ना, छोड़ दिया। तो वो उन्होंने अपने ईगो पे ले ली। फिर उसके बाद एक दिन रात के टाइम पर वो लड़के दोनों और उनके साथ 2 और लड़के वो इनके घर में घुसे। इनके मदर फादर को पकड़ा और उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए, तीनों के मुंह में, कि कोई आवाज़ नहीं आए बाहर। और फिर मदर फादर को उन्होंने पीटा जब तक वो मर नहीं गए। और उसके बाद उन सब ने पवित्रा के साथ मतलब सारा गलत काम किया, और तब तक कि बार बार जब तक कि उसकी मौत ही नहीं हो गई है। और उसके बाद घर को बंद करके सब चले गए, और पूरे मोहल्ले में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक कोई निकला नहीं, और 2-3 दिन बाद जो बदबू आना शुरू हुई तो उनका घर खोला तो देखा कि उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और पवित्रा के शरीर पे कोई कपड़ा तक नहीं था। तो उसके बाद से फिर सब लोगों ने, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग थे तो जैसे तैसे करके वो फ्री हो गए सब लोग। तो उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता है। लेकिन जब इनका सब कुछ हो गया, रिचुअल्स वगैरह इनको, तो इस घर के अंदर से अलग अलग अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। और कई बार जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पवित्रा की आवाज़ सुनी थी कि हमने तुम सबको बुलाया लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। उनकी लोकल लैंग्वेज में ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे पवित्रा ही बोल रही है। तो आसपास के 1-2 घर और डर के मारे खाली छोड़ के वहाँ से निकल गए हैं। और तब से लेकर अब तक मतलब यही रहता है कि ये यहाँ कोई नहीं रहता है, बस यहाँ पर जैसे वही जो लड़के हैं गुंडे टाइप के और जो सारे थे, अब क्योंकि आसपास कोई नहीं तो वो यहाँ पे आते हैं, नशा वशा करते हैं और ये सब है। अच्छा। और ये बेटा असली सच्चाई है। तो ये सुनते ही तो उसका तो बिल्कुल दिल बैठ गया कि यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, और पवित्रा को वो खो चुका है। तो उसे बहुत दुख हुआ।
उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो गया अपने घर पे और अपने रूम में जाकर बैठकर सोचने लगा कि वो क्या करे। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब जो भी है वो, अच्छा सब लोग ये बोलते थे कि वो उसकी स्पिरिट जो है उसी घर में, उसी खंडर में रहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो तो जाएगा वहाँ। अच्छा, जब से सब इंसिडेंट हुए थे उसके बाद से जैसे वहाँ पे आके वो नशेड़ी लोग सब बैठने लग गए, ये सब हुआ। और वहाँ पे क्या 1-2 डेथ्स भी हो गई थी, तो ये आएगी सामने आपको। जो वो जो लड़के थे वो सब भी, उनकी भी मौत हुई है और वहीं हुई है उसी घर के अंदर। तो वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करने लग गई थी। तो हर आधा घंटा 1 घंटे पुलिस की जिप्सी वहाँ पे आया करती, शाम को तो स्पेशली आया करती थी। और वो जो रास्ता था शाम को 5 बजे उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि जो भी वहाँ गुजर गया और उसने कभी भी किसी भी केस में इन केस पवित्रा के साथ मिसबिहेव किया हुआ था, वो जब वो ज़िंदा थी तब, तो वो उनको पजेस कर लेती थी, ऐसा कुछ होता था। तो जो लड़के थे जिन्होंने रेप किया था और जो फिर फ्री घूम रहे थे, तो कभी ना कभी वो उस रास्ते से गुजरे हैं और गुजरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं बचे वहाँ के पास। तो वो जो चारों थे, वो चारों की तो डेथ हो गई थी उससे, तो उन सबसे तो उसने बदला ले लिया था अपना। तो इसलिए वो घर हॉन्टेड था और गली में रात के टाइम कोई नहीं गुजरता था। तो 5 बजे के आसपास गौरव पहुंचा वहाँ पर। तो उनका जो घर था, उसके घर के सामने एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे वो दोनों बचपन में खेला करते थे। और उसी पार्क के एक बेंच थी, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और उस घर को देख रहा था। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है, तो उस घर के अंदर चला गया जो हॉन्टेड घर था। तो घर के अंदर पहुंचा, 5-7 मिनट वो बैठा, एक जगह पर जाके बैठ गया। तो बैठते उसको एक अलग टेम्परेचर ड्रॉप फील हुआ, ठंडा सा। और फिर उसके बाद उसको आवाज़ आई कि तुमने बहुत देर कर दी गौरव आने में। तो उसको पवित्रा की आवाज़ आई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पहले उसका नाम बोला उसने गौरव, फिर उसने बोला कि, तो उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। फिर चुपचाप बैठ गया। फिर चुपचाप बैठा तो उसको फिर से आवाज़ आती है कि गौरव ने उससे बोला कि आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया। मुझे जब पता लगा, मतलब रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, इमोशनल हो गया था वो जो भी आवाज़ है उसको रिप्लाई करा था। उधर से वापस आवाज़ आती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी उसके अंदर, गलती मेरी थी कि मैंने तुमसे आर्ग्यू किया और उसके बाद दोबारा कभी तुमको कॉल नहीं किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज तुम यहाँ पर आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हो, क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त थे। क्योंकि मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो पूरे गांव ने, जो भी लोग रहते थे, सब ने मुझे हमेशा उल्टा ही बोला, लेकिन तुम ही एक थे जो बचपन से मेरे साथ खेले और आज तक भी, मतलब तुम मेरे लिए यहाँ पर आकर बैठे हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो हो गया वो हो गया, तुम भी उससे आगे बढ़ो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दोस्त तो रहूँगी। तो इधर से वो बोलता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे आ रही पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते जब टाइम आएगा तब तुम मुझे देख भी लोगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो बोलता कि नहीं, मैं तो अभी रुकूंगा। बोला नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हें खतरा हो सकता है, क्योंकि सेफ़ नहीं, पुलिस वगैरह, मतलब उसका वैसा था। तो उसने बोला कि ठीक है। उसके कहने पर वो उठ के वहाँ से चला जाता है, आता है, खूब रोता है। फिर अगले दिन वापस उन पंडित जी के पास पहुँचता है और पता करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चीज़ें हैं। तो वो पहुँचा वहाँ पर, तो उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मतलब आपने तो बता दिया कि उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो जो लड़के थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, एक एक करके उसने उन सबको, मतलब जब भी वहाँ से गुजरे तो उनको उसने मार दिया। और कई लोगों को, मतलब जो भी उसको कुछ गलत बोलता था कभी भी, तो वो किसी न किसी फॉर्म में उनको हार्म कर देती थी। तो उसने बताया कि मैं कल गया था वहाँ पे। तो बोले तुम गए थे? बोलते हाँ, और मुझे पवित्रा की आवाज़ सुनाई थी। तो पंडित जी बोले तुम सच बोल रहे हो? तो बोलता कि मंदिर में बैठा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो बोले मैं कल गया था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दी, मुझे तो उसने कुछ भी हार्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि वो तुमको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही उसके एक दोस्त थे पूरे गांव के अंदर, तो तुम उसके सबसे क्लोज रहे हो, और इसलिए वो तुमको हार्म तो नहीं करेगी। लेकिन फिर भी तुम वहाँ मत जाओ, तो पता नहीं, क्योंकि वो पवित्रा नहीं ना जो थी पहले। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद उसने तो सुनी नहीं किसी की, अब उसने अपना ही दिनचर्या बना ली। अगले दिन वापस से वो शाम को गया, वहीं पहुंचा वापस से उस घर के अंदर, नज़र बचा के लोगों से, और वहाँ बैठ के वो स्मोक करता था। तो वो स्मोक कर रहा था बैठ के। तो जैसे वो स्मोक करके सिगरेट जलाई उसने, तो उधर से आवाज़ आती कि तुम स्मोक मत करो, सिगरेट मत पियो, और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा करके। तो उसने बुझा दी। तो बुझा दी तो फिर से उसको उसकी आवाज़ आई, दिखी तो अभी भी नहीं थी वो उसको, बस उसको आवाज़, कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से दोनों। तो उसका डिस्कशन चल रहा था। उसने बोला कि मुझे पता लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मतलब मैं उस टाइम पे नहीं था,
और अब आके मुझे सच्चाई पता लगी है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसने बोला कि हाँ, जो होना था वो हो गया, और जिसने वो किया उनको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। और कोई भी ऐसा इंसान जिसने, जब मैं ज़िंदा थी, मेरे बारे में गलत बोला, या क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे लिए भी किसी ने गलत बोला, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनका नुकसान तो होगा ही होगा, मैं उनको किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो बोलता है कि नहीं, अब तो ऐसा कोई है नहीं, तुम मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में आता कि मुझे तुम दिखते तो हो नहीं, और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बस ये है कि मैं यहाँ आता हूँ तुमसे बात करने के लिए। और इस तरह से उनके कम्युनिकेशन हुए, बैठे वो, फिर उसने वापस से, अच्छा बीच बीच में पुलिस की जिप्सी आती थी, छुप जाता था उठ के खंडर के अंदर ही कहीं ना कहीं पर, तो उसको कोई हार्म नहीं था। उसके बाद फिर वो वापस आ गया उस दिन रात को। अब रात को जब वो आया वापस, तो उनके घर के जो पुजारी, मंदिर में ही थे पुजारी जी, तो कोई आते हैं, गेट बजाते हैं लोग, तो गेट बजाते हैं तो पुजारी जी को जगाते हैं, तो ये लोग भी उठ के आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि वो एक लड़का है सुरेश, उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसके पेरेंट्स से आते हैं एक्चुअली कि हमारे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, घर पे आके बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है और हमने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, वो उसकी बहन को मारपीट कर रहा है, हमसे मारपीट कर रहा है, तो आप जल्दी चलो। तो पुजारी जी जाते हैं, तो ये समझ तो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं पवित्र है। तो इधर से गौरव बोलता है कि मैं भी चलूँ आपके साथ। बोलते नहीं नहीं, पहले मैं देख के आता हूँ, अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा तुमको। तो वो वेट करता है पंडित जी का, वो जाते हैं, वापस से आते हैं और उसको सारा इंसिडेंट बताते हैं कि उसके अंदर कोई बहुत पावरफुल स्पिरिट आ गई है और वो बहुत अजीब सा भी, खुद को भी हार्म कर रहा है, सबको हार्म कर रहा है। तो उसने पूछा वो पवित्र है क्या? तो पंडित जी बोलते हैं लग तो ऐसे ही रहा है कि वो है, पर देखते हैं, एक तांत्रिक को बुलाया है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उसने बोला कि पंडित जी मैं चलूँ आपके साथ एक बार? तो उसके पापा बोलते, उसकी जो फैमिली बोलते हैं नहीं नहीं, तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पंडित जी के पास जाता, बोलते हैं पंडित जी आप मेरे को लेकर चलो, अब तो बड़ा हो गया था क्योंकि, तो हो सकता है मैं एक बार कोशिश करता हूँ। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं। तो पंडित जी ने समझाया कि देखो साहब, ये 2 दिन से जा भी रहा है उस खंडर में, ये उससे बातचीत भी करा जैसे बताता है, तो इसको वो हार्म नहीं करेगी, आप चिंता करो, साथ में मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस लड़के की भी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो जाते हैं अंदर, तो वहाँ पहले तांत्रिक पहुँच चुका होता है। तो तांत्रिक होता है, पुजारी होते हैं, गौरव होता है, तीनों वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वो लोग बोलते हैं कि तांत्रिक घुसरान बोलता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और इसके लिए तो मतलब थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो गौरव बोलते हैं कि आप रुक जाओ, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो तांत्रिक कुछ बोलता तो पंडित जी बोलते हैं कि आप रुक जाओ, ये इसका जो भी कुछ है एक बार इसको चेक करते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े। अच्छा, ये जो लड़का था सुरेश, ये गौरव का ही दोस्त था, पहले रहा हुआ है, और इसकी छोटी सिस्टर थी जो इसको भी भैया ही बोला करती थी। तो वो आते ही रोने लग गई बहुत तेज तेज कि भैया देखो, भैया को क्या हो गया है, ये वो। तो वो अंदर जाता है, तो तांत्रिक सब बाहर होते हैं, पुजारी जी उसको अंदर छोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तुम बहुत तेज़ चिल्ला देना, हम लोग सब अंदर आ जाएंगे, अगर तुम्हारे पास ऐसा लगता है मान लो तुम्हारे पर वो हमला करे या कुछ भी हो। तो अंदर घुसता है, गेट बंद करता है, तो सामने सुरेश बैठा हुआ होता है और उसकी चेहरे पे एक अलग सा डर रहता है और ऐसा लगता है कि वो खुद वो नहीं है। तो अंदर घुसते ही वो बोलता है कि पवित्र तुम ये क्या कर रही हो? तो सेंस कर गया था कि वही है। तो बोलती है गौरव तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको हार्म नहीं कर सकती हूँ, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते हैं कि तुमने इसको पजेस क्यों कर रखा है? बोले शायद तुम भूल गए वो दिन जिस दिन तुम और मैं आ रहे थे, और जब मैं आ रहे थे तो इसने मेरी कास्ट को लेकर मुझको बहुत उल्टा सीधा बोला था। उस दिन तुम इससे लड़ गए थे और जब लड़ाई तो इसने तुम्हारे पेट में लात मार दी थी और मुंह पे भी तो तुम्हारा खून निकल गया था और मेरे लिए बहुत गलत गलत बोला था। आज कहीं जाकर मेरे चंगुल में आया है और इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मतलब रिवेंज फॉर्म के अंदर आ गई थी प्रॉपर कि जिसने मेरे लिए गलत बोला है तो उसको तो नहीं छोड़ूंगे। हाँ, तो उसने बोला कि देखो तो बहुत पुरानी बात है, बचपने में किसी ने कुछ बोल दिया तुम उसको क्यों लेके बैठे? बोले नहीं, वो एडमेंट थी कि नहीं मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर समझाया कि देखो तुम भी एक लड़की रही हुई हो, इसकी जो सिस्टर है वो मुझे भैया बोलती है, अगर तुमने इसको कुछ हार्म कर दिया तो सोचो इसकी फैमिली का क्या होगा। तो बोलती मुझे उससे कोई मतलब नहीं है किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम चुपचाप यहाँ चले जाओ। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वापस से बोल रही हूँ कि ये तो नहीं बचेगा लेकिन तुमको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो तो उस दोस्ती के वास्ते ही बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो, इसने तुम्हारा उससे ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं किया। तो वो नहीं मानी, तो उसने जाके क्या उसका हाथ पकड़ा सुरेश का, तो उसका जो हाथ था उसको हाथ में ही फोर्स फील होता कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो उसने बोला कि तुम मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप इसकी फैमिली का क्या हो गया, मर गया कुछ हो गया। तो उसने बहुत समझाया उसको, समझाने उसने बोला कि ठीक है तुम हो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो जैसे उसने बोला एकदम से उसका हाथ ढीला पड़ गया और उसके पास में से एक ठंडी सी हवा सी निकली और
सब नॉर्मल। सुरेश नॉर्मल हो गया, बहुत ज़्यादा थकान से उसको फील हो गई तो उसको तो लिटा दिया। बाहर निकला गेट से, बोलता है कि अब सब ठीक है। फिर वो पुजारी जी के पास गया तो पुजारी जी ने पूछा कौन थी, तो वो पवित्रा ही थी। मैंने उसको समझाया है और अब वो चली गई है। तो यहाँ पे जाके ये वाला इंसिडेंट ख़त्म हुआ। तो अब सबको ये पता लग गया कि भाई गौरव जो है ना उसको ये हार्म नहीं करती है। तो वहाँ से वो निकलता है। अब निकलने के बाद अपने घर पहुँचता है, वो पंडित जी भी साथ में आते हैं। फिर वहाँ पे आके उसके फादर से इनका डिस्कशन होता है। तो उसके फादर को पंडित जी ने सबको समझा दिया कि देखो सर ये जा भी रहा है, इसको कोई हार्म नहीं हुआ है, और वो आज भी जो हुआ है वो लड़का इसी की वजह से आराम से बच पाया है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो उसके फादर भी समझते थे। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि देखो गौरव, तुम ही हो जो अब उसको मुक्ति दिला सकते हो, तो तुम उससे बात करो और ये देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उसके फादर पहले तो थोड़ा वो रेजिस्ट करे, फिर उनको समझ में आ गया कि ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे अगर गांव में चलता रहेगा तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगले नेक्स्ट डे मतलब वापस से गौरव शाम को वही 5-6 बजे के आसपास वहीं पे जाता है। उसको कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर वो वापस से सिगरेट जलाता है। तो जैसे ही सिगरेट जलाता है वापस से उसको आवाज़ आती है कि तुम स्मोक मत करो, मतलब सिगरेट नहीं पीनी है तुमको। उसने बोला मैं पी नहीं रहा था, तुम आई नहीं रही थी तो मेरे को जलानी पड़ी। फिर उसने बोला कि थैंक यू, तुमने मेरे कहने पे कल उसको छोड़ दिया सुरेश को, है ना। और तो उसने बोला कि तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था। बोलता मैं बीच में नहीं आता, लेकिन तुमको पता है कि उसका इतना बड़ा कोई वो था नहीं, वो तो जो पास था वो हो गया, उसको छोड़ना था, और उसकी फैमिली का क्या होता है इसलिए। तो ऐसी बातचीत हुई इनके बीच में। फिर वो बोलता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन मैं तुमको देख नहीं सकता, मेरे को तुमको देखना है। तो बोलती कि तुम मुझे देख पाओगे लेकिन जब सही टाइम आएगा। तो बोलता सही टाइम कब आएगा। तो पूछती कि तुम कितने दिन और हो यहाँ पर। बोलते मैं 4 दिन और हूँ। बोले ठीक है, तुम आज रात को 8 बजे के बाद आना, फिर तुम मुझे देख पाओगे, लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। तो बोलता है ठीक है। बोलते तुम अभी जाओ और करीबन 8 बजे के बाद ही वापस आना। तो 8 बजे के बाद वापस आता है, अंदर पहुंचता है, बिल्कुल अंधेरा। तो बैठता है वहाँ जाकर, थोड़ी देर बैठ के फिर वापस से बातचीत शुरू होती है। तो बातें करते करते अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लाइट आती है वाइट कलर की, और थोड़ी देर के अंदर वो लाइट पूरा उसकी फ्रेंड का फॉर्म ले लेती है, जो लास्ट टाइम उसने उसको देखा हुआ था उसी फॉर्म के अंदर। तो उसको देखते वो रोना शुरू कर देता है। रोते रोते बहुत देर तक रोता है, फिर अपने आप को संभालता है, फिर वो बातचीत करते हैं आपस में। तो उससे बोलता है कि मतलब तुम्हारी जो जगह है मतलब मेरी लाइफ में, वो एम्प्टीनेस तो हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रही हो और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब तुम क्या चाहती हो जिससे तुम्हारा, अब तुमने जो करना था वो कर लिया, रिवेंज ले लिया, अब इस तरह से बाकी गांव वाले यहाँ डर डर के जिए और हाँ मुझसे अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये सब बात पंडित जी ने उससे कही थी कि तुम ये पता करो कि हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ना वो एटर्निटी के लिए यहीं पर ट्रैप्ड रह जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो जगह है जहाँ ये घर है इसको हटा कर यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क बना दो, और ये हर कास्ट के बच्चों के लिए ओपन रहना चाहिए। मतलब ये जो कास्टिज्म वाला सिस्टम है इसको आप थोड़ा सा वो डाइल्यूट कर दो, कि गांव के अंदर उसने बहुत इस चीज़ को झेला है और वो आगे जनरेशन्स में ये चीज़ को झेलना नहीं चाहती है। तो उसने बोला ठीक है ये काम तो मैं करवा दूंगा। तो बोलते बस इतना सा करवा दो और उसके बाद आई विल बी हैप्पी। तो बोलता है लेकिन फिर तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। तो बोलती है हाँ जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब तक ये होगा तब तक तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारे पास तो मैं हमेशा हूँ और तुम्हें लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं हूँ। तो ऐसा उनका डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा। फिर वापस उन्होंने बोला कि अब तुम चले जाओ, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से बातचीत क्लोज़ करके वो निकल गए। अगले दिन पुजारी जी, इनके पापा, सब ने बैठ के डिस्कशन किया कि वो ये चाहती है। तो सब ने बोला कि ठीक है यही काम करते हैं। उसके पापा ने गवर्नमेंट से परमिशन ली, पैसे कैसे इशू था नहीं, और गाँव वालों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो पार्क का काम शुरू हो गया। तो जिस दिन पार्क का काम शुरू हुआ दिन के अंदर भी पवित्रा वहीं सामने खड़ी थी, गौरव को देख के मुस्कुरा रही थी, मतलब उसको दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। 1 साल तक उस पार्क का काम चला। 1 साल के बाद जब पार्क का इनॉग्रेशन था तब भी गौरव वापस आया वहाँ पर, और वहाँ पे उस दिन पवित्रा बहुत खुश थी। उसने उससे बातचीत की, उसको बताया कि ये बहुत अच्छा हो गया है, और फिर इनका डिस्कशन हुआ। फिर उसने बोला कि ये तो हो गया है लेकिन अब तुम। तो बोलती कि अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है इतनी जल्दी नहीं जा सकते, इतनी जल्दी शायद हो सकता मुक्ति वगैरह कुछ होगा, उसका प्रोसेस नहीं मिल रहा होगा। तो तुम जब भी आओगे मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद तो मुझे जाना ही होगा। तो उसने बोला कि लेकिन तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्या करूँगा।
तो बोलते कि जब तुम 30 साल के होगे ना तो तुम्हारी लाइफ में मैं वापस आऊँगी। हाँ, जब तुम्हारी एज 30 साल हो जाएगी तब तक तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत है तो मुझे याद कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी, या तुम यहाँ आओगे तो यहाँ तो मैं हमेशा हुई, ऐसा उसने कहा। तो जब भी वहाँ जाता था वो उसके साथ बैठ के बातें किया करता, वो दोस्त की तरह वो बिल्कुल रहा था। फिर वो वापस आया, कॉलेज वगैरह उसने अपना कंप्लीट किया, उसकी एक जॉब वगैरह लगी एमएनसी में। 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। तो अपनी वाइफ को लेकर वो वहीं गया, उसने सब कुछ बता रखा था उसको पवित्रा के बारे में। तो वो दिन जब वो पहुंचा, उसने उसको देखे, वो खुश हुई और बोलती कि आज मेरा टाइम आ गया जाने का, अब आज का मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी कभी भी। तो ऑब्वियसली वो रोने लग गया कि ऐसा कैसे सकते, बोलते बस ये लास्ट था मेरा, अब हमेशा के लिए बाय बाय है। फिर चली जाती है, उसको दिखना बंद हो गई थी। फिर 2 साल के बाद उनको एक बेटी होती है 30 साल की उम्र में, और फिर पवित्रा, और उसका नाम भी उन्होंने पवित्रा रखा हुआ है। अच्छा। सो वो उसकी बेटी की फॉर्म में वापस से उसके पास है, जो उसने प्रॉमिस किया था। ये सर गौरव ने खुद भेजी आपको स्टोरी? अरे बाप रे, ये उसके साथ हुआ है। बाप रे। सो इस तरह से मतलब अब एक ये भी साइड है स्पिरिट्स ये का। तो सर हॉरर पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी पहली बार हमें सुनने को मिली, कुछ इमोशनल। वाह सर, मज़ा आ गया इस स्टोरी में तो यार। वो जो है ना कनेक्शन एक बार बैठ गया, दोस्ती जो बन गई। एक एंटिटी ने खुद ही जस्टिस लिया अपने आप, खुद ही काम करके, और सब कुछ पॉजिटिव तरीके, पॉजिटिव एंड पे चलो ये चीज़ एंड हुई। हाँ, उसको जिससे बदला लेना था, जिसने उसके साथ गलत किया उसने उसके साथ गलत किया। हाँ। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों के बाद कैरेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन उसका एक जो लिंक बना हुआ था, या फिर ये उसके मुक्ति का रास्ता, जो भी कुछ कह लो, जो लिंक बना हुआ था दोस्ती का बचपन का, तो एक तरह की मिसाल है कि वो बाद में भी चेंज नहीं हुआ उसका नेचर, कभी उसको हार्म नहीं किया, उसकी बात सुनी, और फाइनली वो जो होता है ना, वो एक चाहत जो आपके रह जाती है, वापस से आप वहीं पर पहुँचे उसी के घर के अंदर। तगड़ी चीज़ हुई। लेकिन यार ये लास्ट में जो बेटी हुई उनको तो कुछ याद नहीं होगा यार। उसको तो कहाँ याद होगा, वो तो सब, वो तो इनको पता है। रीबर्थ में कुछ कुछ लोगों को याद रहता है। हाँ, रीइंकार्नेशन में होता है, मतलब वो तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके अंदर तो होता ही होता है। वो तो ऐसी एक स्टोरी और है जिसमें 2 बहनें होती हैं, उनको वापस से मतलब पुराने लाइफ की चीज़ें उसके सामने आ जाके उनको हॉन्ट करती हैं। तो सर काफ़ी जगह होता है कि लोगों को अपना पुराना गांव याद आ जाता है। और हाँ, एक केस है यूपी का, और वो मतलब प्रॉपरली वो इंडिया से बाहर वाली एक यूनिवर्सिटी, नाम भूल गया मैं उसका, उन्होंने आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया। हाँ, इंडिया में तो 2-3 केस हो गए सर रीइंकार्नेशन के। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड, जैसे डॉक्यूमेंट मतलब उससे प्रॉपर रिसर्च की गई है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। हाँ। तो एक लेडी थी यूपी में, तो छोटी सी समराइज़ करता हूँ उसको मैं, तो एक लेडी थी यूपी के अंदर, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं, पर जो दूसरी एक और लेडी थी उसका नाम शिवा था, शिवा या शिव ऐसे कुछ नाम था उसका। तो ये जो लेडी है एक दिन ये घर पे आई पजेस्ड फॉर्म में, कुछ भर गया इसके अंदर और बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, रो रही है, और उसके 3 या 4 दिन बाद जिस लेडी की डेथ हो जाती है जो पजेस्ड थी। अब डेथ होती है, उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारी की जाती है, जाके चिता पे रखते हैं और वो वापस उठ जाती है। और उठ के चारों तरफ देखती है और पूछती है मैं कहाँ पर हूँ, तो बोलते कि पहले तो हो गया कि हाँ कर जिंदा हो गई, तो वापस तो मतलब ये मरी नहीं थी। पर अब उसने बताया कि मेरा नाम लेट्स से शिवाई था उसका नाम, तो मेरा नाम शिवा है, लड़की का नाम था, मतलब शिवा ऐसे कुछ नाम था उसका, संतोष रख लो कि संतोष है। तो बोले संतोष कौन है, तो उसने बताया कि मैं यहाँ से 3-4-5 गांव छोड़कर एक और गांव है, उस गांव में रहती थी। मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत मारपीट करता था, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत मारपीट करते थे, और उन्होंने मुझे मार दिया, और मार के मेरे घर वालों को बताए बिना मेरा अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कर दिया। तो इस तरह उसने डिटेल बताई, उसने अपने पति का नाम बताया, ससुर सास सबका, गांव का, पिताजी का नाम बताया। अब उस टाइम पे क्या, ये तो बात है शायद वही 80s से या उससे पहले की, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स होते नहीं थे, गांव से लोग ट्रैवल करते थे। जब ये केस शायद किसी नेशनल अखबार में आया था और उधर से टाइम्स ने कवर किया था इस आर्टिकल को, तब जाके बाहर से पूरा वो लोग आए थे, उन्होंने पूरा प्रॉपर बैक्स वो ट्रैक किया कि कहीं ना कहीं दोनों लेडीज़ कभी मिली तो नहीं थी। वही कहता है ना, कई बार अपनी किसी की आइडेंटिटी को खुद गेन कर लेते हैं, तो कभी ना इन फैमिलीज़ का कभी इंटरेक्शन हुआ, ना इस दोनों लेडीज़ का कभी इंटरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानती थी। अच्छा, वो जो दूसरी लड़की की डेथ हुई थी, उसके जो फादर थे उनको ये था कि उनकी बेटी को मारा गया है, तो उन्होंने केस भी किया हुआ था। अच्छा, ये उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो शिवा की, संतोष की आत्मा वहाँ पहुँच गई है।
तो ये गांव में और उनके गांव में कोई एक आदमी था जो न्यूज़पेपर बांटता था, ये सारे पता नहीं कुछ काम करता था वो, ऐसा व्यवसाय के लिए आते जाते हैं ना आपस में ट्रेड करते हैं जो, तो उसको वहाँ के पता लगा इस गांव में ऐसे कुछ चल रही है। फिर उसने वहाँ जाके अपने गांव में बताई, अपने गांव में एक आदमी को, दूसरे को, तीसरे ने, तो उसके बाप के पास ये बात पहुँची कि ऐसे संतोष नाम की आपकी जो लड़की है उस नाम से वहाँ पे कोई आत्मा है जिसने एक को पकड़ रखा है। और वो तो इन्होंने पता किया, ढूंढ ढांड के वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही पहुँच के उस लड़की के सामने खड़े हुए वैसे फूट फूट के रो के इनसे गले लग के रोई जैसे असली अपने बाप से मिल रही हो। तो वो भी एक तरह का केस था कि रीइंकार्नेशन नहीं बोल सकते, लेकिन कहाँ से घूमकर वो कहाँ पजेस हुई और कहाँ की स्टोरी ओपन हुई। सही बात। और रजिस्टर्ड केस है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना होता है नहीं होता है, अब कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में, लेकिन स्टिल वो चीज़ वहाँ से निकल के बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं दुनिया सही में सर। सर दिल्ली की एक स्टोरी आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप बताओ। दिल्ली हाँ, दिल्ली का वो एक एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया वाला। अब दिल्ली तो आए तो दिल्ली वालों की स्टोरी तो बनती ही बनती है, तड़कती भड़कती होगी। बिल्कुल बढ़िया, मज़ा आएगा आपको। आज तीनों अलग अलग टाइप का वो एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये भी जो जिनके साथ हुआ उन्होंने शेयर किया, तो बहुत बड़ा इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उनके साथ हुआ। तो ये एक बंदा है, इनका नाम है अतुल भारद्वाज। तो इसने 2007 के आसपास की बात है, तो ये एक कॉल सेंटर में जॉब करना इसने शुरू किया था। सभी कहीं ना कहीं सेटल होते, तो इसने कॉल सेंटर में जॉब किया। तो जो कॉल सेंटर वाले लोग थे उनका एक अच्छा ग्रुप बन गया था इनका। तो 4-6 महीने हो गए थे, ये लोग बढ़िया घूमते थे, रात वीकेंड पे पार्टी किया करते थे। तो ऐसे क्या हुआ, एक दोस्त की सिस्टर की शादी आई, वीकेंड पर ही थी वो भी, सैटरडे के टाइम। तो ये रहते थे इधर अपने बदरपुर वाले एरिया में, और जो शादी थी आई थिंक ये साउथ दिल्ली में आता है बदरपुर, या बदरपुर थोड़ा फरीदाबाद की साइड आ जाता है। अच्छा, और शायद इनकी जो शादी थी वो उधर साउथ दिल्ली की साइड थी, कहीं दूर, मतलब घर से बहुत दूर था। तो ये गए वहाँ पे शादी में, सारे दोस्त वगैरह खूब बढ़िया। इनका प्लान था कि वहीं रुकेंगे, फेरों तक सब कुछ ये रहेगा, पूरा जो ग्रुप था, क्योंकि जो सबसे अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे उसी की सिस्टर की शादी थी। तो बैठे वहाँ पे बढ़िया, इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय किए। रात के 2 बज गए। अब रात के 2 बज गए तो ये भारद्वाज जाके अपने दोस्त से बोलता है कि यार भाई मेरे को लग रहा है मैं तो चलता हूँ, शादी हो ही गई है, दारू वारू पी ली है, खाना वाना खा ही लिया है, अब क्या ही फेरों में बैठ के बोर होऊंगा, मैं तो निकल रहा हूँ, कल जाके सोऊंगा आराम से, छुट्टी है। तो वो निकलने लगा। तो उनकी एक और फ्रेंड थी, तो वो बोलती कि यार मैं भी चलती हूँ तेरे साथ ही। पहले मैं सोच रही थी कि पूरा टाइम स्पेंड करूँगी, बट जब तू जा ही रहा है तो तू मुझे ड्रॉप कर देना घर पे। तो उस लड़की का जो घर था वो रास्ते में पड़ रहा था, उसके से बोला ठीक है चल। तो वो लड़की रहती थी एयरफोर्स कॉलोनी है उसके पास में, उसका घर था कहीं पर। और एयरफोर्स कॉलोनी से उसने उसको ड्रॉप करना था, फिर वहाँ से वो बदरपुर जाना था उसको। तो पहले उसका रूट दूसरा था, इस नए रूट से वो जा रहा था। तो पहुँचे दोनों बढ़िया उसके। अच्छा, ये बात है 2007 की। तो जैसे उसने बताया, मैं उसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि उस टाइम पर दिल्ली में जो लड़के रहते थे उनकी गाड़ियाँ होती थी, तो उसमें बढ़िया बड़े बड़े वूफर सिस्टम लगा के, और उस टाइम पर काली पन्नी का चालान नहीं होता था जो मिरर के ऊपर लगा, तो ऐसे सबकी गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो वैसे उसकी गाड़ी थी, उसके पास कार थी, उस कार के अंदर उसने बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा था, एक्सपेंसिव वाला, बढ़िया धूम धूम करके गाड़ी चलती थी, और ब्लैक शीशे थे गाड़ी के। तो उसने दोनों ने बढ़िया म्यूज़िक चला के वो लोग पहुँचे, उस लड़की को ड्रॉप किया। तो लड़की बोलती कि सुन, तूने ज़्यादा पी रखी है, तू भी यहीं रुक जा, टाइम भी हो गया है, रात के 2:30 बज गए हैं। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं तो घर जाऊँगा। बोले हमारे घर में एक रूम है सेपरेट, गेस्ट रूम, तो वहाँ सो जाना, मैं पापा से बोल देती हूँ। तो बोलते यार रुक जाऊँगा, सुबह उठूँगा, फिर तेरे घर वालों की फॉर्मेलिटी, नाश्ता करो, ये करो, जल्दी और उठना पड़ेगा, मैं तो सोऊंगा, जा रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा, आधे रास्ते आ गया, आधे रास्ते और पहुँच जाऊँगा। सही मौका गवा दिया सर। सबके अपने अपने नजरिए हैं भाई। अब अगर वो पीयूष होता शायद मौका ना छोड़ता। मैं तो नहीं छोड़ता। इस जगह कहते नींद गई पहाड़ में। तो खैर वो निकल गया अपना, और निकल के अब उसका जो रास्ता था उसको एक शायद संजय विहार करके जगह में एक रेड लाइट आती है, उसके बाद तुगलकाबाद फोर्ट वाला एरिया आता है जहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर का जंगल वाला एरिया था। तो उस टाइम पे शायद इतने फ्लाईओवर्स भी नहीं थे 2007 में। तो उसको उस रास्ते से जाना था, तो उसने बढ़िया अपनी गाड़ी के अंदर लाउड म्यूज़िक चला रखा था। और जैसे वो रेड लाइट पे रुका तो उसको दिखा कि मतलब रेड लाइट पर पता नहीं क्यों भी रुक गया, वो कोई था ही नहीं, गाड़ी तो थी ना आगे ना पीछे। तो उसको एक अंकल दिखाई दिए जो लिफ्ट मांग रहे थे। तो आप देख समझते हो कि जब मानसिक संतुलन से नहीं तो आदमी परोपकारी ज़्यादा हो जाता है। तो फी तो उसने रखी थी, तो उसको लगा यार ये अंकल बेचारे, रात के टाइम, सर्दी का टाइम था, फुल जनवरी की जो सर्दी पड़ती है उस टाइम पर, कोहरा हो रखा था सड़क पे। उसको लगा यार बेचारे अंकल की मदद कर देता हूँ, आगे कहीं जाना होगा तो छोड़ दूंगा। तो उसने गाड़ी रोकी और बोला कि हाँ जी अंकल, क्या हेल्प करूँ आपकी, कहीं जाना है आपको? तो बोलते हैं हाँ, बहुत देर से, मतलब बहुत समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है।
मेरा घर थोड़ा आगे ही है, तुम मुझे छोड़ दोगे? बोला हाँ जी अंकल बिल्कुल, आप बैठो। बिठा लिया और बिठा के गाड़ी शुरू कर दी। एकदम से उसका फेवरेट गाना आया, अच्छा वो सीडी वीडी वाला सिस्टम होता है, तो उसका गाना आया तो उसने म्यूज़िक लाउड कर दिया। गाड़ी चली तो अंकल जो बैठे पास में गुस्से में बोलते हैं, इसको बंद कर। तो वो मनी मन से बोलते हैं, साला गाड़ी मेरी, सिस्टम मेरा है और गाना मेरे को बंद करना। फिर उसे लगा चल कोई बात नहीं, बुजुर्ग अंकल है, थोड़ा एज में ज़्यादा है, अपन थोड़ी इज्जत रख लेते हैं। तो उसने वॉल्यूम कम कर दी। तो उसने वॉल्यूम कम कर दी तो बोला वॉल्यूम कम करके होगा अंकल, क्या मेरा फेवरेट गाना आ गया था, इसलिए थोड़ा तेज़ आवाज़ में सुनने का मेरा मन होता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने आवाज़ कम करने को नहीं कहा, बंद करने को कहा। चौंक जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो बंद कर देते हैं। बोला अंकल जब खुश तो ठीक है। फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं तो उनसे पूछता है कि अच्छा अंकल आप यहाँ जाओ, कहाँ है आपका घर? तो बोलते बस यहाँ थोड़ा आगे जाके ही मेरा घर है। बोलता अच्छा, तो पीस में रखी थी पूरी गाड़ी में स्मेल थी। तो अंकल बोलते हैं बहुत दारू पी रखी तुमने, रोज़ इतनी पीते हो? बोलता नहीं नहीं अंकल रोज़ नहीं पीता, तो आज मेरे दोस्त की बहन की शादी थी तो वहाँ से आ रहा हूँ तो ज़्यादा पी ली है, कभी कभी वीकेंड पे दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी जाती है, बाकी इतना नहीं पीता मैं। बोलता ये गलत बात है, इतनी दारू पी के तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम किसी की जान भी ले सकते हो। तो बोलता है अंकल जी मैं ठीक हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करके आया हूँ, देखो ना गाड़ी आराम चला रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना, मुझे पता है गलत होता है लेकिन कभी कभी तो चलता है। तो बोले ठीक है। फिर ज़्यादा बातचीत वो नहीं करता। अच्छा एक चीज़ उसके साथ हुई थी, मैं बताना भूल गया। जब वो अंकल जी बैठे गाड़ी में तो एकदम से उसकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। उसको लगा एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उसको लगा कि कांच खोल के उनसे बात की है, बाहर ठंड है तो ठंडी हवा आ गई हुई गाड़ी के अंदर। तो उसने इवन चेक भी किया कि उसका हीटर तो बंद नहीं है, एकदम से गाड़ी बहुत ठंडी हो गई थी, उसने इग्नोर किया। अब ये चल रहे थे, चलते चलते इसको टॉयलेट आता है एकदम से। तो बोलता है कि अंकल जी एक बार गाड़ी रोक रहा हूँ, मेरे को टॉयलेट आ रहा है बहुत तेज़, तो मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। तो उसने गाड़ी साइड में रोक दी और डैशबोर्ड पे सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, वो लेकर और उसने सिगरेट जलाई। और जैसे सिगरेट जलाते वो अंकल जी गाड़ी गेट खोल के उतर गए। तो बोलता है अंकल जी आपको भी टॉयलेट जाना है क्या? तो कुछ नहीं बोलता है, तो बाहर निकलता है। बोले अंकल जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो इतना बोल के गाड़ी रोके साइड में, आगे एक पेड़ होता है, पेड़ की तरफ जाता है। तो टॉयलेट करना होता है पेड़ के अंदर, सोचता है पेड़ के नीचे नहीं करता हूँ, थोड़ा साइड और जाके करता हूँ। तो जाके टॉयलेट कर रहा था, मुँह पे उसने सिगरेट लगा रखी थी और इधर खड़ा के अंकल जी को देख रहा था। तो अंकल जी उसकी गाड़ी के पास खड़े हुए हैं, गाड़ी से निकल गए थे। तो उसने बोला अंकल जी आप तो गाड़ी में बैठ जाओ, क्यों ठंड में इतना बाहर खड़े हुए हो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट बस। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसको देख रहे थे। फिर वो आया, उसने मुंह में सिगरेट जला के उनकी तरफ आया। तो जैसे वो की तरफ बढ़े वो सिगरेट के साथ में, वो अंकल जी ने 2-3 कदम पीछे कर लिए। तो बोले क्या हो गया? बोले नहीं बस तू निकल जा यहाँ से। तो बोला निकल जा, आप घर तो आए नहीं अभी, आपको कहाँ छोड़ना है बताओ ना। तो बोलता नहीं यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपने आप, तू निकल जा। अब उसको था कि तो यार काम लिया है तो काम तो पूरा करूंगा, मैंने तो अंकल जो घर पे छोड़ने जिम्मा लिया है, जो उसने ले रखा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं। हाँ। तो उसका था कि कैसे के पीछे रास्ते में छोड़ दूंगा, मैं छोड़ के आऊँगा तो घर पे। नहीं आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा, बताओ आपका घर कहाँ है? तो उसने बोला कि मेरा घर यहीं है, मैं चला जाऊँगा, अब तू यहाँ से चला जा फटाफट से, वरना तेरे को दिक्कत हो सकती है। तो बोला मेरे को क्या दिक्कत होएगी, और ये जंगल में आपका घर कहाँ है? ये पूरा जंगल है, इसमें कौन सा घर है? तो आदमी ने बोला ऊपर देखा, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ। अब जैसे उसने बोला ना मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, उसकी एकदम से फट गई आदमी। अब उसको समझ में आ गया कि मतलब जिस टोन में उसने बोला और जिस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो वो समझ में आ गया कि ये आदमी है ही नहीं। वो तो उल्टे पैर भागा, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठा, और उसको ये फील होता कि उस गाड़ी के साइड वाला जो विंडो मिरर है उसके पास में वो खड़ा हुआ है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको आँख उठाकर देख ले। पता नहीं उसको कैसा लगा, जैसे उसने बोला कि पेड़ पे रहता हूँ, तो उसको एकदम से चौंक गया वो बुरी तरह से। और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं किया, सीधा गाड़ी में गियर डाला और भाग ले गया गाड़ी को, और सीधा अपने सोसाइटी के गेट पे पहुंचा। बहुत तेज उसने गाड़ी चलाई, वहाँ पे बदहवास से हालत में गार्ड के पास बोला कि मेरे को अपने घर तक छोड़ दे। वो लोग गाड़ी बाहर खड़ी करके फिर उसको पैदल तक जाना होता है। तो बोला अकेला नहीं जाऊँगा, डर लग रहा है। फिर घर पहुँच के उसको गार्ड के साथ गया। गार्ड ने पूछा कि क्या हो गया भैया, आपको ऐसे क्यों डर रहे हो? तो बोल रहे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ वहाँ पर हुआ। फिर अपनी मम्मी को बताया, उन्होंने उसको शांत किया। सारी उतर गई होगी इसकी। फिर उसके इस बात पे कोई विश्वास भी नहीं करता। उसके दोस्तों को बताया उन्होंने तूने ज़्यादा पी रखी थी इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया है। फिर उसने कोशिश भी की और बार बात करने की, ऐसा नहीं हुआ दोबारा नहीं गया, वो दोबारा कई बार गया है, दोबारा कभी वो आदमी उसको नहीं दिखा। वो उस पेड़ के नीचे जाके वेट किया उसका कि वापस आ जाए, मिल जाए। अच्छा।
कभी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। तो बड़ा डेयरिंग आदमी है, दोबारा भी जा रहा है। सिगरेट लेकर ही जाता होगा फिर वो। नहीं नहीं, वो एक दो बार उसकी वाइफ को भी लेकर आया तो शादी वादी हो गई, तो वो बताता है कि देखो यहाँ पे है ना, इस जगह पे मुझे आदमी, तो बोलते वो तो तुमने पी रखी थी, तो वो आदमी नहीं था, तुम हेलोसिनेट कर रहे थे। लेकिन ये भी पहली बार प्रूव हो गया सिगरेट जलाने से वो पीछे भाग रहा है, तो ये सही कहते हैं कि लाइटर रखो, सिगरेट जला लो, बीड़ी जला लो। नहीं तो आप बीड़ी जला लोगे तो बीड़ी मांगने वाले भूत भी होते हैं। अब बीड़ी मांगते हैं आपसे, हाँ, हाँ छलावे होते हैं ना जो बीड़ी मांगते हैं, ये सुना और अगर दे दी तो कुछ करेंगे? कुछ नहीं, दे बकायदा दो, पिएगा चीयर्स करके। नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। पीछे पड़ा रहता है वो, ये रहता है उनका। हाँ, तो सिगरेट ही पीनी चाहिए, अगर बीड़ी मांग रहा है तो सिगरेट पियो, नहीं मांगेगा उनको बीड़ी सिगरेट कुछ भी दे दो। एक बार ना, एक ऐसे पुरानी बात है बहुत, एक और बात छोटी सी आगे दिमाग में आपने बोला तो एक आदमी थे बूढ़े से, वो अपनी साइकिल से जा रहे थे, मतलब वो गांव में आया जाया करते थे पहले, तो पहले गांव में क्या होता था कि आने जाने कोई रास्ता तो होता नहीं था, साइकिल के पैदल ही आते जाते थे। तो एक दादाजी टाइप थे, मतलब वो गांव से बाहर गए हुए थे, और झोले में जैसे उनके लड्डू वड्डू घर से पैक करके बच्चों के लिए भेजते हैं ना, तो वो सब उनके झोले के अंदर था। उनकी शायद बच्ची भी उनके साथ में, रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। तो जंगल की पगडंडी से आ रहे थे। तो पहले पुराने ट्रक चला करते थे, याद होगा वो 80s 90s के टाइम पर। तो ऐसे एक ट्रक आ रहा था, तो उनको लगा कि यार अभी तो गाँव दूर है, देखता हूँ ट्रक वाले से लिफ्ट ले लेता हूँ। तो नहीं, हाँ, ट्रक वाले से उन्होंने लिफ्ट ले ली। अब ट्रक से लिफ्ट ले ली, डब्बा वब्बा रख लिया अपना अंदर, और गाड़ी चलना शुरू हुई। तो जब गाड़ी चलना शुरू हुई तो आगे जाकर एक और आदमी जो है वो भी लिफ्ट मांग रहा था, लाइक वही बूढ़ा सा आदमी था। तो ट्रक वाले ने उसको बिठा लिया, तो गाड़ी के अंदर 3 लोग हो गए। अब ये जो दादी थे बीड़ी पिया करते थे, और उस टाइम नहीं स्मोक कर रहे थे, तो वो आके बैठ गए। और नहीं, मैं शायद गलत बोल गया, ट्रक में नहीं था, ट्रक आ रहा था, उन्होंने ट्रक में लिफ्ट ली थी, वो बैठ गए, ट्रक ड्राइवर जो था उसने लिफ्ट दी थी, और ये चल पड़े, और किसी को लिफ्ट नहीं दी थी उन्होंने। तो जो ट्रक ड्राइवर था थोड़ी दूर चलने के बाद बोलता है उनसे कि बीड़ी दे। तो बुधाई बोलते हैं 3-4 बीड़ी थी, खुद के लिए बचा रखी थी। बोले बीड़ी है नहीं मेरे पास। बोलते तेरी जेब के अंदर बीड़ी पड़ी, बीड़ी दे। तो उसने एक बीड़ी निकाल के दे दी। तो ड्राइवर ने बीड़ी पी के ख़त्म। फिर बोलते एक और दे। तो बोलता है नहीं। बोलते तेरे पास 4 बीड़ी पड़ी है, एक ही पी है मैंने अभी, तो बाकी तो हमें उसको दिख कैसे रही मेरी बीड़ियाँ। पहले ना वो बनियान के अंदर से पॉकेट होती थी, याद हो आपको, तो गाँव के लोग पहनते थे। तो निकाल के 3 बीड़ी और दे ले, तीनों पी ले। वो भी ख़त्म कर दी उसने। बोले तो और बीड़ी दे। बोलो अरे ही नहीं, कहाँ से दूँ। बोलो थैले के अंदर है ना, बंडल पड़ा है। तो समझ नहीं आ रहा इसको, दिख कहाँ से रही बीड़ी। तो उसने बंडल निकाल दिया, वो बीड़ी पिए, 2 बीड़ी पिए, बोलता है लड्डू दे। तो लड्डू तो है ही नहीं। बोलो देखो उस बैग के अंदर जो पोटली है ना, उसमें डब्बा रखा, उसके अंदर लड्डू दे। अरे बाप रे। तो बोला लड्डू तो नहीं दूंगा। बोल लड्डू दे रहे, तेरे साथ बुरा होगा। तो बोलता नहीं लड्डू तो नहीं दूंगा। तो दबा के बैठ गए लड्डू को। तो एकदम से वो बहुत अजीब सी आवाज़ मेरे खतरनाक चेहरे से बोला, क्या तो लड्डू दे दे, नहीं तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो इतना बोलता है, आप बैठे हो, आप सोचो, आपसे बोले तो ले भाई ये थैला, और बोला हमको तो उतार दे। सही बात है। वहीं रास्ते में वो थैला दे दिया, पूरा का पूरा लड्डू वड्डू जो भी सब ले जा तू। तो उसमें लग गया कि आदमी नहीं है, तो समझ गए, उतरे। और अब जैसा बताया गया है उसमें, मतलब वो जो स्टोरी मेरे पास आई थी छोटी सी थी, इसलिए वो उतरे, और उतर के उनकी आंखों के सामने से ट्रक गया। कोई मोड़ नहीं है ऐसा कि घूम रहा, बस जाते थे एकदम से गायब हो गया हवा में, पूरा का पूरा ट्रक ही गायब हो गया। ये सही छलावा है, ट्रक वरक लेके चल रहा है, पूरा मजे ले रहा है लोगों ट्रक से। ही बना पड़ा है। ये सुना था कुत्ता बन जाता है, इंसान बन जाता है, ट्रक बना रखा। मैं सोच रहा हूँ कि कह रहा है कि लड्डू दे दे, वरना तेरे नीचे के 2 लड्डू साले ये कैसे सोच रहा है। पता नहीं आगे दिमाग। भाई लिफ्ट देना भी वैसे अपने आप में गलत वो है यार। तो इसलिए तो लोग तब तो रहा ही नहीं लिफ्ट देने का कल्चर। सही में यार। ठीक है, इंसान भूत तो फिर मारेंगे तो नहीं ना, कम से कम। साला बताओ, खान पान कर रहा है, लड्डू लड्डू दे, सिगरेट ये दे, दे। बीड़ी दे। चलो ये अच्छा है, बेचारे ने छोड़ दिया, लड्डू ले लिया। नहीं, कई लोग सुनाते हैं, गाँव में तो बहुत कॉमन होता है, मतलब जैसे आप मीठा वीठा लेके घूम रहे हो। अब तो खैर इतना कम हो गया, पर पहले तो बहुत है। और अभी जो सुनसान टाइप के गाँव होते हैं उनमें तो आप हर गाँव में आपको ये स्टोरी तो बहुत कॉमन मिलेगी, बीड़ी मांग ली। ये तो सबने सुनी है, ये सुनी हुई है कुछ हमने तो भी। ऐसे, हाँ, इनको मतलब बिगड़ी वाली तो सुनी है। बीड़ी एकदम से एक औरत उछल के कुएं में कूद जाएगी, इस तरह की तो हर गांव की स्टोरी है। मतलब राजस्थान की तो हर गांव की एक स्टोरी है ही है।
कि रास्ते में चल रहे थे, एक औरत दिखी बैठी हुई है और रो रही है बैठी बैठी, लाल कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे आप पास जाओगे थोड़ा और दूर चली जाएगी, और पास जाओगे और दूर चली जाएगी, और ज़्यादा पास गए तो एकदम से भाग तो जाएगी, कुएं के अंदर कूद जाएगी। ऐसा बोलते हैं लोग। वैसे सर आपकी हॉरर कंटेंट में अच्छी पकड़ है, आपके पास हर स्टोरी के साथ एक सब स्टोरी है। कुछ ना कुछ आपके पास है मसाला। हाँ, वो जैसे कुछ कनेक्ट होता है तो एकदम से रिकॉल करता है, यार वो ऐसा था। एक और स्टोरी मेरे पास आई थी। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं मतलब अब तो थोड़ा अभी रिसेंट तो कम रखा, पर मैं हर 2-3 दिन, हर दिन में 2 से 3-4 स्टोरी तो पढ़नी होती है कि आ रहा है कुछ ना कुछ कंटेंट, क्योंकि एक्चुअली स्टोरी को नरेट करने के लिए उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है। सही बात है। कि कई बार लिंक पॉइंट्स होते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको सेट करना, ठीक ठाक से अरेंज करना है। कई बार क्या लोग उल्टा टूटी फूटी स्टोरी भेजते हैं, पर वो कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है तो उनको कनेक्ट करना होता है, तो बैठ के तो इस तरह से क्या वो प्रोसेसिंग होती है, वो फीड होती जाती है। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भाई हमको तो मज़ा आ गया, आशा करते हैं हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा आज की कहानियाँ सुन के। और मैं जनता से बोलूँगा, प्रिंस सर को जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सर का चैनल का गोल बटन यहाँ पे आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। सर वहाँ बहुत ही बढ़िया कहानियाँ नरेट करते हैं अपने स्टाइल में। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया तो नीचे कमेंट कर दो कि सर के साथ नया पार्ट आपको चाहिए, हाँ या ना, कमेंट कर दो। और इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर दें, लोगों तक पहुँचा दें। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए। और दैट इज़ इट, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।